हेलो एवरीवन। तो डे 11th एनसीईआरटी या प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू की जो इस टेस्ट सीरीज चल रही है। हालांकि टेस्ट कहना बेकार है क्योंकि आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट इन द सेंस, जब आप एग्जाम में बैठोगे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स मिलेंगे क्वेश्चंस के, तब आपको मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसके बीच की कोई वर्ड्स होगी ना जो आपको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। फिर आप परेशान हो जाओगे कि ये क्वेश्चंस तो पढ़ा हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने डाले थे कहीं पे, फिर भी आप उसको नहीं करके आओगे। कोशिश करो, देखो कितना रहता है 45 से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन, यही तो रहता है। 2 दिन का वक्त देता हूँ, रिविजन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारा डे 11th का टॉपिक्स था ऑलरेडी मेंशन, विजयनगरा, बहमनी एंड अदर किंगडम्स। देखो बहमनी तो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं से पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, विजयनगरम एम्पायर जो था उसके नाक में दम करने वाला कोई साम्राज्य था ना, वो बहमनी किंगडम था। ठीक है, तो आखिर हमें विजयनगरम एम्पायर पढ़ना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एक पार्ट कवर करता है साउथ इंडियन किंगडम्स में, तो हमें बहमनी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहमनी जो किंग्स थे उन्होंने नाक में दम कर दिया था विजयनगर का। ठीक है, इवन विजयनगर के जो किंग्स थे वो हारे भी थे। कौन से किंग हारे थे उनकी बात हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, जनरल साइंस में ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ की बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द बहमनी किंगडम, एक था तरफदार्स। तरफदार्स किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। तरफदार्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डर्स, वैसे लैंड होल्डर्स जो एग्रीकल्चर को होल्ड करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर, प्रोविंस के गवर्नर्स, हेड ऑफ द वाटर सप्लाई इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब वैसे जो वाटर सप्लाई करते थे डिस्ट्रिक्ट में उसके हेड, और हेड ऑफ प्रिजनर्स। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली जो अगर हम लोग बात करें बहमनी किंगडम में तरफदार्स की, तो देखो प्रोविंशियल गवर्नर, और तो अगर बात करें बहमनी किंगडम जो था एक मुस्लिम स्टेट था डेकान का इन साउथ इंडिया में। देखो कहने को तो लोग कहते हैं कि बहमनी जो थे वो मुस्लिम स्टेट थे, कुछ कुछ का ये भी मानना है कि ये जो बहमनी किंगडम थे कुछ अपने फैक्ट्स को हाइड भी करते थे। वैसे अगर देखा जाए तो ये लोग सिया मुस्लिम थे। ठीक है, सिया मुस्लिम से बिलोंग करते थे। तो बहमनी किंगडम जो थे एक मुस्लिम स्टेट थी डेक्कन में इन साउथर्न इंडिया। ये फाउंड किया गया था आपको अलाउद्दीन हसन बहमन के द्वारा। अब देखिए इनका नाम क्या था, एक्चुअल नेम था हसन गंगू। अब देखिए ये गंगू जो थे ना, हसन गंगू, गिव मी अ मिनट तो ये हसन गंगू थे। ठीक है, इनका फिर नाम चेंज किया गया अलाउद्दीन हसन बहमनी के नेम से। देखो इनके अकॉर्डिंग तो ये मानना था, ये कहते थे कि जो बहमनी है ना वो एक सेंट्रल एशिया में एक ईरानियन, या फिर हाँ ईरानियन ही, मोस्ट प्रोबेबली ईरानियन ही कोई एक किंगडम थी, वहाँ के किंग का नाम, मतलब किंग का टाइटल था। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, ये इनका बोलना था। ठीक है, हालांकि बहुत सारी स्टोरीज हैं लेकिन ये अभी आप ध्यान रखो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहमनी किंगडम को ये 4 डिवीजन या प्रोविंसेस में डिवाइड किए थे। जो अलाउद्दीन हसन बहमनी थे उन्होंने बहमनी किंगडम को 4 डिवीजन में या प्रोविंसेस में बांटे थे, और जो उनका सन था मोहम्मद, वो इन प्रोविंसेस को कहे थे तराफ्स। ठीक है, अब देखिए जो भी तराफ्स होगा वो हर एक तराफ जो होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, इसको 4 भाग में बांटा गया। क्लियर है। अब देखिए तराफ्स कहा गया, हर एक ब्लॉक को तराफ्स कहा गया, और इसको लीड कौन करेंगे, चलाएंगे कौन, तरफदार। ठीक है, चलिए तो जो तरफदार थे वो गवर्नर उस प्रोविंस के थे बहमनी किंगडम में। बाद में गवान आए, वो डिवाइड करते किंगडम को 8 तरफ्स में और प्रोविंसेस में। क्लियर है। चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम लोग कैरी करते हैं विजयनगरा एम्पायर का, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए कह रहा द टेम्पल टुक एन एक्टिव पार्ट इन बोथ इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैव एम्प्लॉयड इन द रॉयल प्लेसेस एज डांसर। देखो देवदासी के तौर पे एज ए डांसर यूज, मतलब रहती थी वुमेन्स काफी ज्यादा। एक चीज और समझिएगा, सती प्रथा,
हाईली प्रिवेल्ड था, ठीक है। चलिए, जो किंग्स थे विजयनगर एम्पायर के, वो जनरली टॉलरेंट थे टुवर्ड्स वैसे लोगों के लिए जो अदर रिलीजन के थे, स्पेशली मुस्लिम्स। तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर ऑल थ्री हो जाएगा। देखिए, विजयनगरा किंगडम के वक्त, एम्पायर के वक्त लोग तो काफ़ी रिच होते थे और टेम्पल्स उससे भी ज़्यादा रिच होते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो टेम्पल्स जो थे वो एक्टिवली पार्ट लेते थे इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड में, ठीक है। जैसे टेम्पल्स जो थे, जो लोकल गुड्स को परचेज करते थे, वो अपने रिचुअल्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, लोन्स प्रोवाइड करते थे इंडिविजुअल्स को, और विलेज असेंबलीज को इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बनाते थे, ठीक है। जो लोन्स था वो दिया जाता था इन एक्सचेंज ऑफ लैंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, अगर हम लोग, पोर्तुगीज एक ट्रैवलर थे नूनीज, आपको पता होगा, अगर आप इसको रिवाइज करके आओगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मदद होगा आपका। नूनीज थे, ठीक है। तो नूनीज थे ना, तो ये पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, आपको तो पता ही होगा। 1300 से लेकर के 1498 से लेकर के और आगे चले जाओ, तो इस तरीके से ना ये पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। उससे पहले जब पोर्तुगीज एंटर किया इंडिया में, उससे पहले बहुत सारे ट्रैवलर्स आते रहते थे। तो जो नूनीज थे ना, तो नूनीज क्या किए थे वो बताते हैं। उनकी मतलब उनकी एक स्टेटमेंट थी कि बहुत सारी वुमेन्स जो थी वो एम्प्लॉयड थी रॉयल प्लेसेस में, डांसर के तौर पे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे, एंड साथ साथ में ही प्लैंक्विन बियरर्स, जिनको कहते हैं डोली उठाने वाली, वो भी थी, ठीक है। संगमम में भी वो प्रैक्टिस करती थी, और प्रैक्टिस ऑफ सती जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट 3 ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो किंग्स थे विजयनगर एम्पायर के, वो काफ़ी टॉलरेंट थे टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस। पोर्तुगीज राइटर एक है आपको बारबोशा, ठीक है, बारबोशा, ठीक है। वो रिलीजियस फ्रीडम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए वहाँ पे। वो बताएं कि हाँ, यहाँ पे जाने के बाद मुझे जैसा एहसास हुआ ना, काफ़ी मज़ा आया। मज़ा क्यों आया भाई? क्योंकि यहाँ पे ना फ्रीडम मिलता था, कोई भी किसी को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रहा है ना। मुस्लिम्स जो थे वो एम्प्लॉयड थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो फ्रीली अलाउड थे कि आप मॉस्क बिल्ड कीजिए, वर्शिप कीजिए इजिली, ठीक है। तो विजयनगरा एम्पायर का इस तरीके का इमेज क्रिएट कीजिए। देखो, हिस्ट्री जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ रहता है कि आखिर जो भी कैरेक्टर की बात हो रही है, तो उसको ना इमेजिनेशन करो, उसको उसकी ना उसके बारे में घुस के उसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको क्यों पता है क्यों याद रहता है? क्योंकि आपने इसको रणवीर सिंह को देखा है। पता है क्यों क्यों याद रहता है? क्योंकि उसने जो कैरेक्टर शो किया ना, पोर्ट्रे किया ना, आप इसको समझ गए, अच्छा हाँ इसका बैकग्राउंड ये था, ये धर्म को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके चलता था, ये थोड़ा सा क्रूएल था, ये इस तरीके का एटमॉस्फेयर और क्रिएचर की तरह बिहेव करता था। तो अब क्या हो गया, आपका इमेज क्रिएट हो गया। हाँ ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, कि सजदा और पैबोश, पैर में झुक के सजदा करना, पैरों को चूमना, जो सुलेमान होते थे उनका, सुल्तान होते थे उनका, तो आपको खुद लग जाएगा हाँ इसका इमेज इस तरीके का था, तो हम इसको जज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसको जज तभी कर पाओगे जब इसको एक इमेज क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इमेज क्रिएट करो, जैसे गजपति रूलर बोले जो बिलोंग करते थे उड़ीसा से, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ ठीक है, उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा में लोग जो थे वो, वहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको पता होगा। उड़ीसा एंड झारखंड इफ यू विल टॉक अबाउट, वहाँ एलिफेंट्स बहुत मिलते थे। आपको पता होगा अशोक भी, जो अशोक का कलिंग वॉर हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट यूज़ हुआ था। और इसमें भी जो रूलर्स थे, गजपति रूलर्स कहा जाता था उनको, क्योंकि वहाँ पे गज था, बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स था। तो आप क्रिएट करो इमेज को, ठीक है। अब जैसे मान लो विजयनगर की बात कर ले तो इनको, या फिर अगर हम लोग चोल वंश की बात कर लेते हैं तो उनको नरपति बोला जाता था, ठीक है। वहाँ पे मेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, ठीक है। और अगर और बात करें, अश्वपति भी किसी को कहा था। तो ये चीज़ें ना आप रिकॉल करो, समझने की कोशिश करो कहाँ कहाँ से लिंक हो रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए, कह रहा है टर्म्स ऑफ मीनिंग, पेटाई, कमर्शियल सेंटर, अदाइपम, अकाउंटेंट, कार्यकार्ता, जिससे आप कार्यकार्ता निकालते हो, एग्जीक्यूटिव एजेंट। इसमें से कौन कौन कैरेक्टर ये बताना है, समझ लो। देखो, अगर हम लोग बात करें विजयनगरा एम्पायर की ना, तो देखो जो किंग जो थे ना, वो अल्टीमेट अथॉरिटी थे विजयनगरा किंगडम में, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कमांडर तो थे ही, साथ साथ सुप्रीम कमांडर थे आर्मी के भी सुप्रीम कमांडर थे। कौन? तो किंग। हम लोग बात कर रहे हैं विजयनगरा एम्पायर की, ठीक है। तो बेसिकली जब वो यूनिफाइड एक एम्पायर क्रिएट किए, तो उनको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती थी। जब वो उनको असिस्टेंस देते थे सेवरल हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनको
प्रधानी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेटाई की बात कर लेते हैं। कमर्शियल सेंटर, चीफ जो थे वो कंट्रोल करते थे प्रोडक्शंस को विद इन देयर न्यायिकतम टेरिटरीज, जो कि कमर्शियल सेंटर होता था। कमर्शियल सेंटर को जो कंट्रोल करते थे वो होते थे चिफ्स, और उसको कहते थे पेटाई, ठीक है। पेटाई एंड मार्केट्स भी आप कह सकते हो, जो इंकरेज करता था सेटलमेंट ऑफ कल्टिवेटर्स एंड आर्टिसंस उनके टैक्स कंसेशन के साथ, ठीक है ना, और साथ साथ में ही क्रिएट करता था इरिगेशनल फैसिलिटीज उनके लिए भी, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है, दूसरा एंड तीसरा की बात करें, अधिपम की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग जो चीफ मिनिस्टर थे, जिसको हम लोग महाप्रधानी भी कहते थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारे लो रैंकिंग ऑफिसर्स को अपने साथ रखते थे, जैसे कि दालावे हो गया। दालावे मतलब कमांडर, देखो मैं लिख देता हूं, दालावे मतलब कमांडर होता था, कमांडर। देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, दल, दल कौन लीड करता है, तो कमांडर लीड करता है। हर का एक तरीका होता है, आपको भी इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। एक होता था वशाल, वशाल मतलब गार्ड ऑफ द पैलेस, वशाल मतलब VASSAL, वशाल मतलब गार्ड। किसका गार्ड भाई, पैलेस का गार्ड, महल का गार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें रायाशाम, एक होते थे सेक्रेटरी अकाउंटेंट, तो अधिपम जो होंगे वो अकाउंटेंट तो होंगे नहीं, तो दूसरा हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अधिपम जो होते थे वो पर्सनल अटेंडेंट होते थे, क्या होते थे, पर्सनल अटेंडेंट होते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और कार्यकर्ता की बात कर ले तो एग्जीक्यूटिव एजेंट होते, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, सिर्फ 2 करेक्ट है, ओनली 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडाइवल इंडिया द सरकार कुंस कौन से थे, ये बताना है आपको, ठीक है। देखिए, जो मराठा गवर्नमेंट थी वो डिवाइडेड थी, अपने किंगडम को डिवाइड कर रखी थी 3 प्रांत्स में, प्रांतीय कहते थे, प्रांत में, और अपॉइंट करती थी ऑफिसर एज ए हेड ऑफ द प्रांत, जिसको हम लोग कहते थे सरकार कुंस, ठीक है। तो ये हेड होते थे प्रांत्स के ऑफिसर, प्रांत्स के ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये हेड ऑफ प्रांत होते थे, क्लियर है। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मराठा कन्फेडरेसी। मराठा कन्फेडरेसी के बारे में हमें जानना है कि आखिर कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन सा रॉन्ग है। देखो, कह रहा है यह स्टार्ट किया गया था पेशवा माधवराव वन के बारे। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकल गया, बाजीराव वन, कौन थे वो, बाजीराव वन, बाजीराव वन, ठीक है। 1720 से लेके 40 ये स्टार्ट किए थे एक कन्फेडरेसी, जो प्रोमिनेंट मराठा चिप्स हुआ करते थे वो मैनेज करते थे। रैपिड एक्सपेंडिंग ऑफ मराठा पावर को एक तरीके से फोकस किया जाता था, ठीक है। और कुछ एक्सटेंट तक अगर हम लोग बोले तो कुछ क्षेत्रीय सेक्शन थे उनको भी अपीज करने की काम होती थी, जैसे पेशवाज हो गए, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, पेशवाज ही ब्राह्मण्स थे, पेशवाज ही ब्राह्मण्स थे, उनको अपीज करने की काम नहीं होता था। तो हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, द रीजन्स अंडर कन्फेडरेसी वॉज टू बी रूल्ड द नेम ऑफ पेशवा, ऐसा था क्या, अंडर द अरेंजमेंट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी जो प्रोमिनेंट फैमिलीज होती थी चीफ के अंदर में, उनको असाइन किया जाता था कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि कंक्वेयर करेंगे और रूल करेंगे। और ये रूल जो किया जाता था मराठा किंग के नाम पे, इट वॉज टू बी रूल्ड इन द नेम ऑफ द मराठा किंग एंड नॉट ऑन द नेम ऑफ पेशवाज। तो हमारा ऑप्शन तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया भाई। थर्ड देख लेते हैं, द डेथ ऑफ माधवराव वन इन 1772 वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवाज ओवर द कन्फेडरेसी, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, बाजीराव वन से लेके माधवराव वन तक बहुत ही कॉर्डियल चला, बहुत अच्छा चला, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। 1761 में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, पानीपत को क्यों चुना था भाई लड़ाई के लिए, हर जगह पानीपत में, पानीपत को क्यों चुना था पता है, क्योंकि पानीपत ना प्लेन था। अगर आपको दिल्ली आना है ना, अगर आप आ रहे हो सेंट्रल एशिया से, मिडल ईस्ट से, तो आप थक जाओगे। गोलन दर्रे, बेलन दर्रे से दौड़ के आ रहे हो, बहुत सारे तोप को उठा के ला रहे हो, तोप तो छोड़ दो, तोप बोलना सही नहीं है, लेकिन वेपन्स को ला रहे हो, खाने पीने के सामान को ला रहे हो, तो थक जाते थे। तो उनको ना प्लेन मिलता था ये पानीपत वाले रीजन में, क्योंकि उनको दिल्ली पे आना था, दिल्ली के आसपास वाले रीजन पे जाना था, तो पानीपत को ऑप्ट करते थे। तो तीसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो डिफीट होता है पानीपत में मराठास का, और जो डेथ होता है यंग पेशवाज माधवराव वन का इन 1772, यह ना बहुत ही वीक कर देता है कंट्रोल ऑफ पेशवाज को, उनकी जो फ्रेम मेन मराठा कॉन्फेडरेसी बनी होती है उसमें, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो थी, वो कंट्रोल ऑफ पेशवाज जो था वो वीक हो गया और धीरे धीरे लूज हो गया। तो तीसरा हमारा करेक्ट है, तो ओनली 1 हो जाएगा हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अकाउंट ऑफ अब्दुल रज्जाक
रिगार्डिंग द विजयनगरा किंगडम। देखो एग्जाम में ना विजयनगरा से बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब उस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहां से आप फंसोगे, और आपके दिमाग में ना इमेज होना चाहिए था विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, कृष्णदेवराय, देवराय वन, मतलब दिमाग में होना चाहिए। अगर आप रिवीजन करके आए हो तो बहुत मजा आने वाला है इस टेस्ट में, है ना। तो देखिए बात करें ना तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आते रहते थे। ट्रैवलर्स कितना बढ़िया काम है ना, सोलो ट्रैवलर्स, इंस्टाग्राम मॉडल्स नहीं, इनका होता था ये ना कि इंटरेस्ट होता था, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड को ये बुक्स के थ्रू बताते थे, मतलब कुछ रिटन इंस्क्रिप्शंस हो गए, कुछ रिटन स्टेटमेंट्स हो गए, उससे लोगों को बताते थे कि हाँ ये जो था यहाँ पे इस तरीके का चीज़ हुआ करता था। देखो जब भी कोई, मान लो कि एक किंग है, उसके नीचे कुछ राइटर्स हैं जो उनके कोर्ट में हैं, तो ये तो श्योर है कि ये जो राइटर्स होंगे या फिर जो भी उनके बारे में लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी, तो हमेशा वो मैनिपुलेटेड होगा, हाइपरबोल होगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रैवलर्स आते थे ना, जैसे ह्वेनसेंग आ गए, फाहियान आ गए, अब्दुल रजाक आ गए, नुनीज आ गए, ठीक है, तो ये सब क्या करते थे, इनका जो इंस्क्रिप्शन होता था, जैसे इंडिका लिखा गया, तो ये लोग ना ट्रू डिटेल बताते थे कि भाई देखो ये किंग ऐसे थे, यहाँ के किंग ऐसे थे, या फिर देखो और एक स्टेटमेंट जैसे हो सकता है, मान लो चेरा, चोला, पांड्याज हो गए, ठीक है, अगर पांड्याज अगर राष्ट्रकूटाज के बारे में कुछ लिख रहा है तब वो सही लिखेगा, या फिर अंडररेट करके लिखेगा, समझ रहे हो आप, यही तो होता है ना, है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। ही मेंशन्ड द विजयनगरा हैड मल्टीपल लेयर ऑफ फोर्टिफिकेशंस, ही मेंशन्ड दैट द विजयनगरा एम्पायर हैज रिच इन डायमंड्स। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि देखो अब्दुल रज्जाक जो थे विजयनगरा में बताते हैं कि मल्टीपल फोर्टिफिकेशंस था, मतलब लेयर्स, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7, ठीक है, मल्टीपल फोर्टिफिकेशंस था, और हर लेयर में उसकी खुद की गेट्स थी, वॉच टावर्स थे और वॉल्स था, ठीक है। ये जो फोर्टिफिकेशंस थे वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है एम्पायर्स के फोकस को ऑन द सिक्योरिटी एनालिसिस एंड डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट्स, ठीक है। चलिए तो पहला तो करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, रजाक मेंशन करते हैं कि विजयनगरा एम्पायर जो थे काफ़ी रिच थे डायमंड्स में, वहाँ माइंस जो कि हाई क्वालिटी स्टोन्स को प्रोड्यूस करती थी वो भी अवेलेबल थी। ये जो डायमंड्स थे वो इसेंशियल सोर्स थे रेवेन्यू के, एम्पायर के, और कॉन्ट्रीब्यूट करते थे ओवरऑल वेल्थ में, ठीक है। अब्दुल रजाक एक पर्शियन एम्बेसडर थे एंड एक स्टोरी टेलर थे, विजिट करते हैं विजयनगरा एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द देवराय टू। कब आते हैं ये ध्यान रखिएगा, देवराय टू के वक्त आते हैं, देवराय टू के वक्त आते हैं, क्लियर है। ड्यूरेशन भी जान लीजिए, वैसे याद ना रहे तो भी चलेगा, 1424 से लेके 1446 में, ठीक है। और उनकी जो अकाउंट्स है वो प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल इनसाइट्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ विजयनगरा एम्पायर, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आंसर हमारा है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर का कौन कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट किए थे? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस और बारबुडस थे, दो, ये दोनों आए थे आपको कृष्ण देव राय के वक्त, ठीक है। कृष्ण देव राय जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स विजिट किए थे विजयनगरा एम्पायर में, और बहुत ही डिटेल अकाउंट देते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। जो पहले हैं निकोलो कांटी, ये क्या है मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो निकोलो कांटी की बात कर लेते हैं, वो इटालियन थे, इटालियन ट्रैवलर थे, ठीक है। और ये विजिट करते हैं 1420 में, 1420 में विजिट करते हैं विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। वो अकाउंट देते हैं कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का इस एम्पायर के बारे में, और वो कहते हैं कि विजयनगरा किंग जो थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया था उसके किंग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट हो गया भाई साहब। अब्दुल रजाक की बात कर लेते हैं, ये थे पर्शियन ट्रैवलर, क्या थे? पर्शियन। तो जो अब्दुल रजाक थे वो एक पर्शियन ट्रैवलर थे जो विजिट करते हैं विजयनगरा को इन द रीन ऑफ देवराय टू, ठीक है। चलिए वो एक बहुत ही ग्लोइंग अकाउंट शो करते हैं कंट्री के बारे में, जहाँ मोस्ट पार्ट वो बताते हैं कि वो कल्टिवेटेड था, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। वैसे भी अगर आप देखोगे तो जो रिवर्स थी, कृष्णा रिवर, फिर गोदावरी रिवर देख लो, ठीक है। जो दोआब वाला रीजन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, वैसे भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए फिर तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन 3 बताता है डोमिंगो पायस एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे जो विजिट करते हैं विजयनगरा एम्पायर में, जो डेक्कन इन सदर्न इंडिया में लोकेटेड है, लगभग 1520 के आसपास, ठीक है, 1515
20 के आसपास ये आते हैं, पुर्तगीज ट्रैवलर होते हैं। तो हमारा आंसर 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल्ड द विजयनगरा किंगडम ऑफ इंडिया इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे अर्लीस्ट से लिस्ट बताना है आपको। सबको पता है, पहले संगम वंश, ठीक है, संगमा, फिर सलुव, फिर तलुव, तुलुव या फिर तुलुवा पढ़िए, तुलुवा, ठीक है, फिर अराविडू, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, एसएसटी सोशल साइंस होता था ए, आपको जैसे याद करना है कर लो। वैसे तुलुव वंश तो पता ही होगा, कृष्णदेव राय काफ़ी पॉपुलर रूलर। तो विजयनगर किंगडम थे एक प्रोमिनेंट साउथ इंडियन एम्पायर जो फाउंड किया गया था 1336 में, ठीक है, और लास्ट किया था 1646 तक गिरते पड़ते, ठीक है। और ये 4 मेन डायनेस्टीज के द्वारा लीड किया गया था क्रोनोलॉजिकली अगर बात करें, संगम, सलुव, तुलुव, अराविडू, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 3, 4, 1, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कृष्णदेव राय ऑफ द विजयनगरा एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वाज नोन एज आंध्र कविता पितामह, आंध्र कविता पितामह, ठीक है। देखो कृष्णदेव राय जो थे वो ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगरा एम्पायर के, जो बिलोंग करते थे तुलुव वंश से। ही वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, और इनको हम लोग कहते थे आंध्र भोजा, आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज कहा जाता था। 8 एमिनेंट स्कॉलर्स जिसको हम लोग अष्टदिग्गज कहते हैं, वो उनके पैलेस में रहते थे कृष्णदेव राय के, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एक मेजर स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं, एक थे अल्लाह सानी पेडन्ना, ये एल्डेस्ट थे और इनको हम लोग कहते थे, इनको कहा जाता था आंध्र कविता पितामह, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अल्लाह स्वामी, अल्लाह सानी पेडन्ना, इनको कहा जाता था आंध्र कविता पितामह। आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, ही बिल्ट अ न्यू टाउन कॉल नागलापुरम, ठीक है। सेकंड की बात करें तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कृष्णदेव राय फाउंड करते हैं एक नए टाउन नागलापुरम, और ये जो नया टाउन था वो विजयनगर के आसपास ही था, ठीक है। एक फेमस विट्ठल स्वामी और हाजरा रामास्वामी टेम्पल जो है विजयनगर का, वो बिल्ड किया गया था कृष्णदेव राय के समय में, ये भी ध्यान होगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड कह रहा है वन ऑफ द फेमस स्कॉलर तेनाली रामा वॉज इन हिज कोर्ट, एब्सोल्युटली। जो 8 एमिनेंट स्कॉलर्स थे जिसमें अष्टदिग्गज कहते हैं कृष्णदेव राय के समय में, उसमें अलास्वानी पेदन्ना, नदी तिमन्ना, मेदयगाड़ी मलन्ना, दुर्जाति, अलयराजू, रामभद्रा, पिंगाली, और एक आपको पंडित रामकृष्णा जो थे, जिनको पंडित रामकृष्णा को ही कहा था तेनालीराम, पंडित रामकृष्णा। अब देखो ये 8 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान रहना चाहिए। तो हमारा 2 और 3 करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन, कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है द कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कोरोनेशन ऑफ द किंग अच्युत्य देव राय ऑफ तुलुव डायनेस्टी। देखो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन है जो मिला था आपको श्री कालाहस्ती टेम्पल चित्तौड़ वाले रीजन में। कहाँ मिला था? श्री कालाहस्ती टेम्पल चित्तौड़ वाले रीजन में मिला था, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कालाहस्ती इंस्क्रिप्शन जो है वो रिवील करता है कि अच्युत देव राय जो थे, जो कि यंगर ब्रदर थे कृष्णदेव राय के, वो उनको कोरोनेट किया गया था एज अ 4th किंग ऑफ तुलुव डायनेस्टी। ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन कन्नड़ा लैंग्वेज इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। बिल्कुल करेक्ट है। ये जो इंस्क्रिप्शन है जो कि मिला है आपको श्री कालाहस्ती टेम्पल के प्रिमाइश में आंध्र प्रदेश में, वो उस पर लिखा गया है कन्नड़ लैंग्वेज में देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो पहला दूसरा तो करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहा है द एग्जैक्ट डेट ऑफ द डिमाइस ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ तुलुव डायनेस्टी इज इनग्रेव्ड ऑन द इंस्क्रिप्शन। तो ये इनकरेक्ट है। तो एग्जैक्ट डेट होता है, डेट था डेथ ऑफ कृष्णदेव राय का, जो तीसरे किंग थे तुलुव डायनेस्टी के, वो इनग्रेव्ड है आपको किस इंस्क्रिप्शन पे? तो वो है आपको होने नहाली इंस्क्रिप्शन पे। तो कालाहस्ती पे नहीं, होने नहाली इंस्क्रिप्शन पे इनग्रेव्ड है। तो तीसरा हमारा रॉन्ग हो गया। पहला और दूसरा करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बिल्कुल करेक्ट है। हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हम लोग हसन गंगू भी कहते हैं, जो तुर्किश गवर्नर थे, फाउंड करते हैं बहमनी किंगडम को ईयर 1347 में, 1347 में।
और वो सक्सेसफुली रिवोल्ट करते हैं मोहम्मद बिन, और ये देखो रीन क्या है, तुगलक वंश का एमबीटी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, और वो सक्सेसफुली उसको रिवोल्ट करते हैं, ठीक है ना। जो सुल्तान के दिल्ली के सुल्तान थे, उनको वो सक्सेसफुली ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है। कह रहा अर्लियर द कैपिटल ऑफ बहमनीज वॉज गुलबर्ग विच वॉज लेटर मूव टू बिदर। देखो ये भी 100% करेक्ट है। गुलबर्ग जो था ना, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, मान लो गुलबर्ग यहाँ है तो बिदर यहाँ पे है, ठीक है। तो गुलबर्ग सर्व करता है ब्रह्मणी एम्पायर के कैपिटल को 1347 से स्टार्टिंग से 1421, ठीक है। और 1425 में उसको बिदर मूव कर दिया जाता है, 1425 में बिदर मूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तरफदार्स इन बहमनी किंगडम। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी जान लेते हैं। तरफदार्स इन बहमनी किंगडम वेयर द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको पता होगा। तरफदार्स बहमनी किंगडम में गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। सेकंड कह रहा है दे वेर समटाइम्स अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ द किंग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है कि दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू इन देयर प्रोविंसेस। देखो एक तो मोहम्मद साहब वन के रेन में ना बहमनी किंगडम को डिवाइड किया गया था 4 तरफदार्स में, ठीक है, जो कि था, अब मान लो अगर हम लोग बात करें बहमनी किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड कह रहा है दे वेर समटाइम्स अपॉइंटेड द मिनिस्टर ऑफ द किंग। देखो जो प्रोविंसेस होते थे वहाँ जो तरफदार्स अपॉइंट किए जाते थे, जो कि जिनका भी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑथोरिटी रहा, तरफदार्स जो थे वो कभी कभी उनको अपॉइंट किया जाता था कि वो सर्व करेंगे किंग्स के मिनिस्टर के तौर पे, करेक्ट है। दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ द प्रोविंसेस, एब्सोल्युटली तीनों करेक्ट है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू मराठा कॉन्फेडरेसी एन अलायंस फॉर्म्ड इन द 18th सेंचुरी कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में एक अलायंस फॉर्म होता है मराठा कॉन्फेडरेसी में, और हमें जानना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा गलत है, ठीक है। बाजीराव वन प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, जो इस मराठा सर्कल को क्रिएट करता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बाजीराव वन जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर द पेशवा डायनेस्टी, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी को, और वो फॉर्ज करते हैं अलायंस को बहुत सारे वेरियस रीजनल पावर्स के साथ, इंक्लूडिंग भोसले, होलकर्स, सिंधियाज के साथ। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो क्रिएट करें एक यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर एंड द अदर राइवल्स के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ भोसले, होलकर एंड सिंधिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद इस कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटरेरी वर्क ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का लिटरेरी वर्क हमें जानना है, ठीक है। तो देखो रसमंजरी, मितक्षरा और अमुक, देखिए मैं इसको पढ़ता हूं ना तो मुझे थोड़ा सा सेगमेंटेड करना पड़ता है, अमुक तमाल्यादा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट 1 जो है रसमंजरी एंड 3 जो है अमुक तलमाल्यादा, ये दोनों करेक्ट है। श्री कृष्णदेव राय जो थे वो लिखते हैं अमुक्त माल्यादा तेलुगु में, ये लिखा गया है तेलुगु में, जिसको हम लोग कहते हैं विष्णु चित्रेयम, ठीक है, विष्णु चित्रेयम, ठीक है, जिसमें इन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है जो पंक्स होते हैं सेपरेशन का, जो कि अंडाल के द्वारा सफर किया जाता है। एक 12 भक्ति इरा की बात है, उसमें से एक सेगमेंट है ये, ठीक है। और जो लॉर्ड विष्णु थे उनके प्रेम में ये चीज लिखा गया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें रसमंजरी के बारे में, तो जंभाती कल्याणम, मदलशा चरित्र, सत्यवेदु परिणा एंड रसमंजरी, ये कुछ उनके संस्कृत वर्क हैं, तो ये संस्कृत में। अब देखो मिताकेश्वरा की बात कर लेते हैं, यह एक कमेंट्री है लॉ बुक ऑफ यजनाकल्व्या बाय विघ्नेश्वरा के द्वारा, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान नहीं भी रखोगे, लेकिन कृष्णदेव राय का ध्यान रखना है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात जान लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मुगल्स इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। द रिजल्ट ऑफ बैटल पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अहमद शाह अब्दाली वॉज सपोर्टेड बाय शुजा-उद-दौला इन दिस बैटल, ठीक है। देखो अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की ही, तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो फॉट किया जाता है मराठा कन्फेडरेसी एंड द दुर्रानी एम्पायर अंडर अहमद शाह अब्दाली, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, ना कि मुगल्स और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, 1761
1661 में। ये बेसिकली एक डिसिसिव बैटल होता है इंडिया की हिस्ट्री में, जो डिफीट करता है। ये जो बैटल में डिफीट होता है वो सीवियर ब्लो देता है मराठास को कि मुगल एम्पायर के सामने आप झुक जाओ। ठीक है, जो सेकंड करेक्ट है। थर्ड जो कह रहा है, अहमद शाह अब्दाली वॉज सपोर्टेड बाय शुजाउद्दौला इन दिस बैटल। शुजाउद्दौला एक प्रोमिनेंट रीजनल रूलर थे, अवध के थे। ठीक है, वो हेल्प करते हैं, जो दुर्रानी एम्पायर के जो रूलर रहते हैं उनको मराठास के अगेंस्ट भी वो जॉइंटली हेल्प करते हैं, और वो ट्रुप्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिलरी प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है, ओनली 2 हो जाएगा हमारा आंसर बी। चलिए, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिवाजी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ही अलाउड वुमेन और डांसिंग गर्ल इन कंपनी द आर्मी। आपको लगता है ये पॉसिबल है शिवाजी के केस में? नॉट। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। देखो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाता था आर्मी में, नो वुमेन और डांसिंग गर्ल अलाउ की जाती थी कंपनी में। ठीक है, आर्मी के केस में आर्मी में कोई भी वुमेन और डांसिंग गर्ल को अलाउ नहीं किया जाएगा। जो प्लंडर्स थे वो सोल्जर्स को स्ट्रिक्टली उनके रेन में, स्ट्रिक्टली उनके डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते थे। ठीक है, सेकंड कह रहा है ही एबॉलिश द हेरेडिटी पोजीशन ऑफ द मिरासदार्स। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा ये। तो दोनों का दोनों देखा जाए, दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। शिवाजी जो थे उन्होंने मिरासदार जो हेरेडिटी पोजीशन था उसको एबॉलिश नहीं किया था। मिरासदार एक हेरेडिटी ऑनर थे, खासकर लैंड के लिए। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों रॉन्ग है, नीदर वन नीदर टू। ठीक है, 17 पे मूव करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर की बात करें तो एक चीज तो क्लियर जान लो, विजयनगरा एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज्ड बट इलैबोरेटेड। ठीक है, तो द सोल्जर्स अंडर विजयनगरा एम्पायर वे आर नेवर पेड इन फॉर्म ऑफ सैलरीज। तो द हिस्ट्री अगर हम लोग बात करें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो सोल्जर्स जो थे ना उनको सैलरीज में कभी पे नहीं किया था। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, यहां पे ना एक स्टेटमेंट कह रहा है कि नेवर पेड, तो कभी नहीं पे किए थे। देखो, नेवर, ओनली, ये सब में थोड़ा सा रुक के सोचो, रुको वहां पे और डिसाइड करो कि क्या कह रहा है। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कृष्णदेव राय के टाइम के वक्त में, रीन के समय में, तो फिर आर्मी जो थी ना उनको सैलरी दी जाती थी हर चौथे महीने पे। ठीक है, उनको जागीर्स नहीं मिलता था, उनको सैलरी मिलता था। कब मिलता था? कृष्णदेव राय के वक्त में। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है अलॉन्ग विद द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी द किंगडम ऑल्सो प्रोवाइड पावरफुल नेवी। बिल्कुल, तो विजयनगरा के पास बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री थी जो कि सपोर्ट किया जाता था विजयनगरा एम्पायर को, पर्टिकुलरली जो एम्पायर का लॉन्ग लास्टिंग राइवलरी था बहमनी सल्तनत के, उसके अगेंस्ट में। इसके साथ साथ एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी तो थी ही, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एक कीवर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का भी था और विजयनगरा एम्पायर का भी था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फ्रेम होता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो विजयनगरा के पास बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री थी। विजयनगरा जो, इनके साथ साथ विजयनगरा एम्पायर वाले एक नेवी भी मेंटेन करते थे, और इनको वेस्ट कोस्ट के वक्त के आसपास देखा गया है। ऑब्वियस है, वेस्ट कोस्ट में ही देखा जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, सिर्फ 2 हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर वेयर अवार्डेड ऑन द टाइटल ऑफ मलिक उल तुज्जर बाय द बहमनी किंगडम। ठीक है, तो ये दिया गया था आपको महमूद गवान को। अगर हम लोग बात करें महमूद गवान के बारे में, तो ये जन्म लेते हैं कैस्पियन सी वाले एरिया में, गिलान नॉर्दर्न ईरान में, गिलान नॉर्दर्न ईरान में। ठीक है, ये बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं, खासकर ट्रेडिंग को। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, जो इनका मेन काम क्या था, कोंकण कोस्ट पे आना, जो जो सिल्कन फैब्रिक्स हुए, पर्ल्स हुए, अरेबियन हॉर्सेस हुए, उनका ट्रेड करते थे। ठीक है, खास करके बीदर वाले रीजन में। एक बार वो आते हैं तो उनको टाइटल दिया जाता है मलिक उट तुज्जर का, किंग ऑफ ट्रेडर्स का, किंग ऑफ ट्रेडर्स का, और ये दिया आता है फिरोज शाह के द्वारा। महमूद गवान जो थे वो इंडिया में रहते हैं और वो सब्सिक्वेंट किंग्स के साथ उनके रिन में वो समय बिताते हैं। धीरे धीरे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हायरार्की में ऊपर आते हैं और उनका जो था ना काफ़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, तो उनको कुछ और टाइटल्स मिला, जैसे वकील उस सुल्ताना, ख्वाजा ए जहान और प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम की डिसइंटीग्रेशन का मेन रीजन क्या था? ठीक है, चलिए कह रहा है स्ट्राइफ अमॉन्ग द डेकनीज एंड अफाकीज नोबल्स, तिमूर्स अटैक इन 1398 वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी, राइज ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन द डेकान। चलिए समझते हैं। देखो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम था जो फेस किया जा रहा था बहमनी किंगडम के द्वारा, वो था एक स्ट्राइफ, एक स्ट्रगल अमॉन्ग द नोबल्स। आपस में नोबल्स ही लड़ते झगड़ते रहते थे। नोबल्स जो थे वो डिवाइडेड थे। लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड डेकनीज, न्यू कमर्स जो पहले से हैं जो बाद में आए, उनके आपस में ट्रफ चलते रहता था। ठीक है, तो ये हो गया। महमूद गवान बनते हैं जब प्राइम मिनिस्टर और द पेशवा इन बहमनी किंगडम, और वो साथ साथ में वो जब वो बनते हैं ना तो उनको लोग कहता है ना कि एक्सेप्ट, मतलब कहता है ना कि नोबल्स लोग उनसे एक ढंग से बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, 20 साल तक तो वो रहते हैं, लेकिन वो चीज़ उनको काफ़ी इफेक्ट डालता है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो है तैमूर अटैक, तो ये इनकरेक्ट है। तैमूर अटैक करते हैं 1398 में, दिल्ली सल्तनत के वक्त, बहमनी के वक्त नहीं, 1398 में दिल्ली सल्तनत के वक्त करते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड कह रहा है राइज ऑफ द पोर्तुगीज पावर। पोर्तुगीज पावर की बात कर लेते हैं। विजयनगर अंपायर से ज़्यादा राइज से इफेक्टेड था, ना कि बहमनी सेगमेंट। तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर है, सिर्फ हमारा 1 हो जाएगा करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए कह रहा है नाडु, स्थल और अमरम, ये तीनों का मीनिंग लिखा है और बताना है कौन सा करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द विजयनगर एम्पायर। पहला जो है नाडु, नाडु मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स मंडलम्स और राज्याज, या फिर आप इसको प्रोविंसेस भी कह सकते हैं, मेजर प्रोविंसेस ऑफ द किंगडम। तो पहला जो पार्ट है वो इनकरेक्ट है। जो नाडूज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मंडलम्स और राजाज। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं स्थला, पोर्ट सिटीज। स्थला जो था वो सब डिस्ट्रिक्ट था, सब डिस्ट्रिक्ट, पोर्ट सिटी नहीं है, तो दूसरा रॉन्ग है। तीसरा कह रहा है अमारम। अमारम जो था ना वो एक टेरिटरी था जो फिक्स किया गया था रेवेन्यू के लिए, और ये मिलिट्री चिफ्स को दिया जाता था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सिर्फ एक करेक्ट हो रहा है, 3, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1। चलिए कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड विद द विजयनगर एम्पायर इन कॉन्टेक्स्ट टू इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बात हो रहा है तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझो, देखो रायचूर था ना, एक दोआब था, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, इसके बीच में, मैं इसको इस तरीके से ध्यान रखा, केटी मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ना एक दोआब वाला रीजन था, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, इसको कहते हैं रायचूर दोआब, रायचूर। अब देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट समझाता हूं। जैसे मान लो, मैं इसको इरेज करता हूं, पहले समझो कि कृष्णा रिवर हो गया ये इस तरीके से, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये हो गया आपको तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, ये कृष्णा रिवर हो गया। ठीक है, अब देखो इसके नीचे विजयनगरा, ठीक है, इसके नीचे विजयनगरा, ये दोआब के बीच में स्ट्रगल, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते इस दोआब के लिए। और इसके ऊपर वाले सेगमेंट में चले जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे, आपको पता ही है, विजयनगरा की बात कर लेंगे और जो उनके राइवल्स थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम लोग बात करें बैटल ऑफ रायचूर बिटवीन कृष्णदेव राय और इस्माइल आदिल शाह बीजापुर, तो पहला स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे सीक्वेंस पूछा है तो करेक्ट, और वो तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीन ऑफ फेमस विजयनगरा रूलर देवराय टू। देवराय टू के बारे में जानना जरूरी है। जो देवराय टू का रीन था, जिनको हम लोग ग्रेटेस्ट रूलर कहते थे विजयनगर एम्पायर का, वो था आपको संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनका 1425 से स्टार्ट हुआ था, 1425 से। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं अराइवल ऑफ पुर्तगीज ट्रेवलर नूनीज। देखो अराइवल ऑफ पुर्तगीज ट्रेवलर नूनीज की बात करें तो पुर्तगीज ट्रेवलर जो फेर्नियो नूनीज थे वो अराइव करते हैं विजयनगर एम्पायर में लगभग 1530 के आसपास, 1530 के आसपास। ठीक है, उन जो रीन था उनका उस वक्त वो अच्युत्य राय का था, तुलुप वंश से बिलोंग करते थे, जो ब्रदर थे और सक्सेसर थे कृष्णदेव राय के। ठीक है, बैटल ऑफ टलीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहते हैं। बैटल ऑफ टलीकोटा वो आपको 1565 में होता है, 1565 में। यहाँ पे रामराय थे तुलुप वंश के, 1565 में होता है। ठीक है, चलिए अराइवल पुर्तगीज हो गया, बैटल ऑफ तरीकोता हो गया, विजयनगर अराइवल पुर्तगीज हो गया। बैटल ऑफ रायचूर दोआब वाले की अगर बात कर लेना तो ये आपको
1520 के आसपास कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के थे और सुल्तान इस्माइल आदिल शाह जो बीजापुर के थे बैटल में जाते हैं। ये जो बैटल था बैटल ऑफ रायचूर कहलाता है। रायचूर न्यूमरस आयरन और डायमंड डिपॉजिट वाला रीजन है, कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के बीच में और काफ़ी फर्टाइल भी है। ठीक है, तो ये आपको हुआ था 1520 के आसपास। तो हमारा बेसिकली सिक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखो मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लेता हूं ना जो आपको मल्टीपल बॉन्ड से मल्टीपल फैक्ट्स ना बताए, ये मैं लेता ही नहीं हूं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो बहुत बनेंगे। एनसीईआरटी लेवल तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर एनसीईआरटी को 20 फ्रेम बना के जो क्वेश्चन से निकलते हैं उनके लाइन से, उसमें भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेने की कोशिश करता हूं ताकि उससे और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वुमेन की कंडीशन, सती प्रथा प्रिवेलिंग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को दिमाग में बिठा के रखिए। सब कुछ सही था, सती प्रथा था लेकिन, है ना। चलिए कह रहा है सबसे पहले एक चीज जान लो, वुमेन जो थी ना विजयनगर एम्पायर में, स्पेशली जो रॉयल और नोबेल हाउस होल्ड्स में काम करती थी वो ऑफन लिटरेट होती थी, और जो नोबेल हाउस होल्ड्स में रहती भी थी वो काफ़ी लिटरेट होती थी और बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट भी लिखा करती थी। जैसे आपको माने एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वीन तिरुमलाबा जो कि पोइटिस थी, जो लिखी है कुछ कुछ बुक, जैसे हम लोग परिणयम की बात कर लेते हैं। गंगा देवी, एक नाम तो आपको याद रखना होगा गंगा देवी के बारे में। गंगा देवी वाइफ ऑफ कुमार कंपना। देखो हरिहर बुक्का के बेटे थे, हरिहर और बुक्का में से किसी एक के बेटे थे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना, उनकी वाइफ थी गंगा देवी जो कि काफ़ी अच्छी पोइट थी। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ओल्ड वाले में एक लाइन लिखा था। ठीक है, मैंने देखा तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कह रहा दे वेर लिटरेट एंड ऑफन कंपोज्ड वेरियस लिटरेरी वर्क। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, द देवदासी सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। नो, इट वाज देयर। देवदासी सिस्टम एंड सती प्रथा वाज देयर, तो ये तो रॉन्ग हो गया। चलिए थर्ड कह रहा है दे पार्टिसिपेटेड इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रेसलिंग, गार्डिंग, हॉर्स राइडिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो अगर हम लोग फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, नूनीज थे। ठीक है, कुछ स्कल्पचरल डिस्क्रिप्शन भी बताता है, जैसे एक महानवमी डिब्बा होता था, महानवमी जो होता है 10 दिन का पूजा, महानवमी डिब्बा ये एक होता था। वो ना उसमें दिखाता था कि वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं रेसलिंग में, हॉर्स टेमिंग में, राइडिंग में, एलिफेंट राइडिंग में, आर्चरी में, स्वॉर्ड फाइटिंग में। तो ये करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। चलिए विथ रेफरेंस टू बहमनी किंगडम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहम्मद वन डिफीटेड द विजयनगर किंगडम एंड नेक्स्ट द गोलकोंडा ऑफ बहमनी किंगडम। चलिए कह रहा है with reference to the Bahmani kingdom consider the following statement. Muhammad I defeated the Vijayanagara kingdom and annexed Golconda to Bahmani kingdom. तो मोहम्मद वन जो थे वो डिफीट करते हैं विजयनगर किंगडम को और कॉन्सिक्वेंटली गोलकोंडा जो था वो एनेक्स किया जाता है बहमनी किंगडम में। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड कह रहा है द किंगडम वॉज डिवाइड टू 40 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड तरफ्स। तो ये तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स था ना, बाद में इसको 8 कर दिया गया था, लेकिन 40 तो नहीं था, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। दूसरा तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है रेवेन्यू वेयर खालिशा लैंड वॉज यूज टू रन एक्सपेंसेस ऑफ द किंग एंड द रॉयल हाउस होल्ड। देखो करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी प्रोविंस होती थी वो आपको तरफदास के अंदर में होते थे, जिसको हम लोग सूबेदास भी कह सकते थे या फिर आप वहाँ के चीफ भी कह सकते थे। कुछ लैंड जो था वो कन्वर्ट किया गया था खालिसा लैंड में। देखो खालिसा लैंड का कुछ मतलब नहीं होता है, खाली सा लैंड, इसको आप इस तरीके से समझ लो, वैसा लैंड जो खाली है और जहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो ये करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, तो ओनली 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं। कह रहा है तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग टू विजयनगर एम्पायर एरा। विजयनगर एम्पायर एरा में कौन सा स्ट्रक्चर कहा है, लेकिन इसको टेम्पल ज़्यादा कहिए, टेम्पल। ठीक है, चलिए विरूपाक्ष टेम्पल, हजारा रमा टेम्पल, सोमेश्वरा टेम्पल। चलिए बात करते हैं। देखो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, विरूपाक्ष टेम्पल जो है वो हम्पी में है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये कहाँ पे, हम्पी में। और ये साउथ इंडिया का सबसे मोस्ट एक कहते हैं ना बहुत ही बेहतरीन तरीके का टेम्पल है, और ये आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में भी है। ये जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्टेड इन लखना दंदेशाज असिस्टेंट के, लखना दंदेशा के मदद से, जो कि कमांडर हुआ करते थे किंग देवराय II के। ठीक है, उनके मदद से इसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। तो हजारा रामा टेम्पल की बात कर लेते हैं, ये भी आपको विजयनगरा एम्पायर में मिल जाएगा। ये डेडिकेटेड आपको लॉर्ड रामा को,
ठीक है, लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड है, हिंदू डिटी है, सबको पता है। और इट वॉज वंस द प्राइवेट टेम्पल ऑफ द किंग्स एंड द रॉयल फैमिली इन विजयनगरा। ये जो टेम्पल है वो फेमस था लवली बेस रिलेक्स के लिए, पैनल्स के लिए, जो डिपिक्ट करता है स्टोरी ऑफ एपिक रामायण के बारे में, ठीक है, रामायणा के बारे में ये बताता है। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं, सोमेश्वरा। देखो ये जो टेम्पल है ना वो बिल्ड किया गया था चोलास के वक्त, ठीक है, जो कि रूल किए थे 11th सेंचुरी में। देन बाद में जो जिनको डिथ्रोन कर दिया गया था चालुक्यास के द्वारा, जो टेम्पल है वो बाद में एक्सपेंड कर दिया गया था विजयनगरा एम्पायर के द्वारा। और ये फाइन एग्जाम्पल है विजयनगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। देखो क्या होता था, एक होता था गोमुखम, मतलब क्या टेम्पल था ऑलरेडी। जब भी विजयनगर के किंगडम, खासकर किंग देवराय वन, ठीक है ना, कृष्णदेवराय जब भी जीत के आते थे तो एक गोमुखम बनाते थे, ठीक है ना, मतलब एक बाहर का जो चौखट होता है वो बनवाते थे, गेट, एंट्रेंस गेट बनवाते थे। तो क्या होता ना, ये एंट्रेंस गेट ज़्यादा भव्य होता था एज कम्पेयर टू मंदिर, ठीक है। सोमेश्वरा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो हमारा यहाँ का तीनों हो जाएगा, बिलोंग्स टू विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। चलिए अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीधी सी बात है, रीन ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगरा, ये थे आपको 1509 से 30 तक। देखो थोड़ा बहुत तो ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि गोवा वाली बात हुई थी, पुर्तगीज वाली बात हुई थी, तो दिमाग में आएगा 1530, ठीक है। सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो ये तो 1206 से चला था 1210 तक, हालांकि बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, लेकिन यही माना जाता है। अराइवल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, ये तो सब बच्चे को पता होगा, 1498 में। फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो 1961 में, ऑपरेशन विजय गोवा, ठीक है। डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये हुआ था 1388 में, ठीक है। वैसे आप देखोगे दिल्ली सल्तनत मुगल से जैसा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हमारा 2431 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए कह रहा विथ रेफरेंस टू बैटल ऑफ तलीकोटा, इसको राक्षस टंगरी भी कहते हैं, फाउट किया गया था 1565 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज कंसिडर्ड टू मार्क द एंड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ विजयनगरा। बिल्कुल, तलीकोटा में वो जो भमनी किंगडम के जो चार प्रोविंसेस थे वो लड़ते हैं, ठीक है। कृष्णदेव राय की डेथ होती है कब, 1530 में, ठीक है। बाद में जो रियल पावर में आते हैं विजयनगरा एम्पायर के, वो रामा राय के हाथ में जाता है। रामा राय जो थे वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं और वो बैटल ऑफ तलीकोटा हार जाते हैं और उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ तलीकेटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी कहते हैं, वो लड़ा गया था 1565 में, ठीक है ना। और लड़ा कहाँ गया था, बनीहट्टी एक जगह है, बनीहट्टी, तभी तो राक्षस टंगड़ी और बनीहट्टी कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ इसमें, विजयनगर किंगडम हार जाती है। बैटल जो है उसको एक एंड माना जाता है कि जो ग्रेट विजयनगरा एम्पायर था उसका एंड हो गया। इस बैटल में जो कंबाइंड फोर्सेस थे रूलर के, देखो याद रखना, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये तीनों मिलके विजयनगर एम्पायर पे अटैक करते हैं, लड़ते हैं। और साथ में जब वो हार जाते हैं रामाराय, तो फिर उसको लूटते भी हैं, काफी दिन तक लूटते हैं। तो कह रहा इट इज कंसिडर द मार्क ऑफ द एंड ऑफ द ग्रेट एम्पायर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। द रूलर ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिल्कुल सही है। द विजयनगरा फोर्सेस वेयर लेड बाय द किंग कृष्णदेव राय, तो नहीं, तो रामाराय के द्वारा लीड किया गया था, ये रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर तो यही हो गया। फोर्थ कह रहा है द विजयनगरा एम्पायर लास्टेड फॉर नियरली 100 ईयर्स आफ्टर द बैटल। तो देखो हालांकि डिफीट तो हो गया था बैटल ऑफ तलीकोटा में, लेकिन विजयनगर किंगडम अब एकाएक तो खत्म नहीं होगा ना, इतना वास्ट किंगडम, तो 100 साल तक लगभग चला, लेकिन कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहा, कोई पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई बहुत शक्ति नहीं दिखी, ठीक है। चलिए कह रहा करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराठा किंगडम अंडर छत्रपति शिवाजी इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहा है द मराठा किंगडम वे डिवाइड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रांस, ये तो मैंने बताया एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो प्रोविंस था उसको हम लोग प्रांस कहते थे, अंडर सूबेदार, करकून, या फिर इसको हम कहते थे मुखिया, देशब अधिकारी, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ प्रांस होते थे जो सूबेदार जो के कंट्रोल में होते थे, ठीक है। सूबेदार जो सुपरवाइज करते थे सारे कंट्रोल एक्शन को। चलिए सेकंड कह रहा है दराखदार्स वेयर प्रोविंशियल ऑफिसर्स, जिनको अपॉइंट किया जाता था कि वो एक चेक रखेंगे ममलतेदार्स पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दरकदार्स जो कि हेरिडिटी प्रोविंशियल ऑफिसर होते थे, वो एक चेक रखते थे कि पावर जो ममलतेदार्स है या फिर कोई भी अदर मिलिट्री ऑफिसर्स है उन पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है द सैलरीज ऑफ द रेगुलर सोल्जर्स वेयर मोस्टली पेड इन कैश, एब्सोल्युटली करेक्ट। शिवाजी प्रीफर करते थे कि कैश में दो,
मतलब पैसा देना है तो कैश में दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो चीफ्स थे वो रिसीव करेंगे ग्रांट्स में, लेकिन जो रेगुलर सोल्जर्स होंगे उनको कैश में देना चाहिए पैसा। डी कह रहा है द फोर्ट्स यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड किलादार्स। तो ये गलत है। जो फोर्ट्स था वो जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था 3 ऑफिसर्स के द्वारा, जो तीनों का इक्वल स्टेटस और हायरार्की होता था। एक था हविलदार, जो इंचार्ज होता था चाबियों का, हविलदार। एक होता था आपको सरनोबात, जो कि गैरिसन का इंचार्ज होता था। एक होता था सबनिस, जो इंचार्ज होता था आपको, जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करता था, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा यहां पे। कह रहा है रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगरा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेवी, ठीक है। द रेट्स ऑफ द टैक्सेस वैरिड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। जैसी उपज होगी, जैसी फर्टिलिटी है आपकी लैंड की, वैसे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कहीं फेमाइन आ जाए, कहीं पे किसी के यहाँ ड्रॉट आ जाए, या फिर किसी के घर में खेती ना हो पाए ढंग से, वो भी इक्वल टैक्स देगा, ऐसा नहीं था। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पहला जो है ना, चोलास थोड़ा ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे नेवीज के लिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ अर्लियर विजयनगरा रूलर्स भी थे इंटरेस्टेड, लेकिन कृष्णदेव राय थे ना, जो थे, उन्होंने ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया नेवी पे। वो मतलब नेवी पे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं थे। तो हमारा पहला रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 हो जाएगा। चलिए, कह रहा है द रूलर विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम्स कॉल देमसेल्फ द हिंदू सुरत्न। तो देखिए, विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे वो अपने आप को हिंदू सुरत्न कहते थे। यह एक संस्कृताइजेशन है अरबिक टर्म सुल्तान का, जिसका मतलब होता है किंग, ठीक है। हिंदू सुल्तान कह सकते हो इसको, क्लियर है। तो विजयनगरा हो जाएगा। कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर ऑफ द बहमनी किंगडम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट द किंगडम वॉज डिवाइडेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड इक्ताज। बात कर रहे हैं बहमनी किंगडम का। देखो, पहला तो बहमन शाह के अंदर में जो उनके संत थे मोहम्मद शाह, वो उसको बांटते हैं, आपको अभी मैंने जस्ट बताया, तरफ्स की तरफ, इक्ताज की तरफ नहीं, तरफ्स की तरफ, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम खालिसा लैंड वेयर यूज टू रन एक्सपेंसेस ऑफ द किंग एंड द रॉयल हाउस होल्ड। सेकंड देख लेते हैं, ये करेक्ट है। हर एक प्रोविंस जो था वो तरफदास के अंदर में था, और ये एक तरीके का साइनोनिम्स था इक्ता की तरह, लेकिन कंप्लीट इक्ता नहीं था, ठीक है। दूसरा करेक्ट है। आंसर हमारा ओनली 2 हो जाएगा। 31 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। विजयनगरा टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। विजयनगरा टेम्पल वेयर एन एमलगेशन ऑफ चोला, होयशाला, चालुक्यास आर्किटेक्चरल स्टाइल। देखो, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। विजयनगरा एम्पायर की बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो ये कंबाइंड फीचर है चोला, होयसाला, पांड्या, चालुक्या आर्किटेक्चरल स्टाइल की। इसके अंदर में जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो भी कुछ इन्फ्लुएंस्ड हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल बीजापुर के। तो अपार्ट फ्रॉम चोलास, होयसाला, चालुक्या, पांड्यास, एक इंडो इस्लामिक जो बीजापुर का स्टाइल था ना, उसको भी ये लोग यूज करते थे, ठीक है, डोम स्टाइल। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, कह रहा था विठल टेम्पल एट हम्पी हैज अ स्टेप्ड टैंक, इसको हम लोग कहते हैं पुष्करनी। बिल्कुल करेक्ट है। जो विठल टेम्पल है वो रिप्रेजेंट करता है कल्मिनेशन ऑफ विजयनगरा टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो कॉम्प्लेक्स है, एक लार्ज आपको पुष्करनी दिखेगा, स्टेप टैंक दिखेगा, स्टेप टैंक, जिसमें आपको एक वशान उत्सवा मंडपा दिखेगा, मतलब ऐसा का एक सेरेमोनियल पवेलियन जैसा बना हुआ है, और वेल्स दिखेंगे, वाटर कैनाल्स दिखेगा, वाटर कैनाल्स, वाटर चैनल्स, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा इस टेंपल में। तो ये हमारा करेक्ट है। थर्ड कर रहा है वाइड चैरियट स्ट्रीट इज अ यूनिक फीचर ऑफ हम्पी टेंपल। तो देखो, अगर हम लोग हम्पी के यूनिक फीचर की बात करें तो वाइड चैरियट स्ट्रीट्स दिखेगा, जिसमें बहुत सारे पिलर्ड हैं, जिसको मंडपास कह लीजिए, इंट्रोड्यूस्ड हैं। चैरियट फेस्टिवल जब भी होती है यहाँ पे, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है उस फेस्टिवल के रिचुअल का। तो हमारा तीनों करेक्ट है। आंसर हमारा 1, 2 और 3, आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बायो वाले सेगमेंट के साथ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वायरसेस लैक्स एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है करेक्ट कोड खोजना है हमें। तो वायरसेस के पास ना कोई एंजाइम्स नहीं होता है, वैसे एंजाइम्स जो उनको एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देखते हैं सेकंड, कह रहा है वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। तो वायरसेस
वायरसेस को बनाया जा सकता है किसी भी सिंथेटिक मीडियम में, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में। थर्ड कह रहा है वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। क्या ये सही है? स्टेटमेंट करेक्ट खोजना है। तो यहाँ पे ना सिर्फ पहला करेक्ट है कि वायरसेस के पास एब्सेंट होते हैं वैसे एंजाइम जो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। देखो वायरस के बारे में बात करें ना तो बॉडी के बाहर डेड, बॉडी के अंदर लाइव। एक वायरस होता है एक स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट जो रेप्लिकेट करता है हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ही, किसी भी लिविंग सेल के अंदर के जाने के बाद ही। एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है उनमें, क्योंकि जो वायरसेस होता है उसमें लैक होता है एंजाइम्स का, ठीक है, वैसे एंजाइम्स जो एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है। वायरसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल, ये ध्यान रखिएगा। जो वायरल पार्टिकल होता है उसको हम लोग विरियॉन्स कहते हैं। वायरल पार्टिकल को क्या कहते हैं? विरियॉन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायरसेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बहुत सारे मीन से, एयर से भी होते हैं, एयरबोर्न वायरस डिजीज कहते हैं, एयरबोर्न वायरल इन्फेक्शन, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू भी होते हैं, फूड से भी होते हैं, इंसेक्ट से भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल। ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें इनमें से कौन जिनमें कोई एंजाइम नहीं होता उनके सेल में, देखो लाइकेन, बैक्टीरिया, एनल्गी। लाइकेन, बैक्टीरिया, एनल्गी की बात कर लेते हैं। ऑल दीज हैव एंजाइम्स इन इट सेल, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से किसके पास डज नॉट हैव एनी एंजाइम, ठीक है। द वायरस के पास जनरली वो रिलाई करते हैं एंजाइम्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट इन द, देखो वायरस को क्या चाहिए, उनको एंजाइम कहां से मिलेगा? जो वो होस्ट सेल में जा रहे हैं उसी सेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो वायरस जो होते हैं वो जनरली रिलाइज करते हैं एंजाइम्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है होस्ट सेल में, या फिर वो एंजाइम्स बनाएंगे जब भी उनको जरूरत पड़ेगा ना, जब भी रिक्वायरमेंट होगा ना तब वो उसको बनाएंगे। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समय के साथ बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जिनमें स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम्स मिलते हैं इनसाइड द वायरल पार्टिकल इटसेल्फ, ठीक है। तो एंजाइम्स फाउंड इन सम वायरल पार्टिकल आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट फेज, ठीक है, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट फेज में होता है। कुछ कुछ वायरस होता है वो आरएनए डिपेंडेंट होगा, कुछ कुछ वायरस जो होगा वो आपको सिंपल वायरस मिल जाएगा। तो यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो आप कह सकते हो आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ACE2 की बात करें तो ये है आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या होता है? एक प्रोटीन है, बहुत सारे सेल्स के सरफेस पे मिलेगा आपको। यह एक ऐसा एंजाइम होता है जो जनरेट करता है छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लो बड़ी कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कट कर लिया, ठीक है, उसको कट कर लिया और छोटी सी प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जो ACE2 है वो कट करेगा लार्जर प्रोटीन को, एंड देन इसका बेसिक जो फंक्शन होगा वो सेल के फंक्शनैलिटी को हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग द स्मॉलर नोड्यूल्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर AEC2 की बात करें तो AEC2 का टर्म जो आया था ना कोरोना वायरस के समय में काफी था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो AEC2 जो है वो प्रेजेंट होता है बहुत सारे सेल टाइप्स में, टिश्यूज में, इंक्लूडिंग आपके लंग्स में हो जाएगा, अवेलेबल है हार्ट में, ब्लड्स में, वेसल्स में, किडनीज में, लिवर्स में। फिर बहुत सारे ट्रैक्ट होते हैं जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हुए, उसमें भी होगा प्रेजेंट, एपिथेलियल सेल में भी प्रेजेंट होता है, और कुछ टिश्यूज में भी ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। ACE2 एक वाइटल एलिमेंट है, बायोकेमिकल पाथवेज है। अगर हमको क्रिटिकली रेगुलेट करना है किसी भी प्रोसेस को, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, वाउंड हीलिंग हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये मदद करता है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, तो कौन है? देखो मर्स भी सुने होंगे, कोविड-19 भी सुने होंगे, सार्स वायरस भी सुने होंगे, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। कोरोना वायरस एक ग्रुप है जो रिलेटेड है आपको आरएनए वायरस से, आरएनए वायरस से रिलेटेड है, जो कि कॉज होता है
डिजीज जो प्रोवाइड करता है डिजीजेज को मैमल्स एंड बर्ड्स में। इन ह्यूमन एंड बर्ड्स दे कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में ही ये जो ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड भी हो सकता है, साथ साथ लीथल भी हो सकता है। आपको पता होगा कोविड-19 में कितने डेथ्स हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नाउ डेंगू इज अ प्रोटोजोअन डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, ठीक है। डेंगू जो है एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो के द्वारा। देखो, डेंगू जो है ना एक वायरल डिजीज है जो ट्रांसमिट किया जाता है मॉस्किटो के द्वारा। मलेरियल जो है ना वो प्रोटोजोअन डिजीज है, याद रखिएगा। तो हमारा पहला तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। डेंगू इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। डेंगू फीवर काफी पेनफुल होता है, इसको हम लोग कहते हैं बोन ब्रेक फीवर, बोन ब्रेक फीवर, ठीक है। होता तो है, आपको पता है, वायरस की वजह से। सिम्टम्स जो होता है उसमें कुछ सडन हाई फीवर हो जाएंगे, सीवियर हेडेक्स होंगे, पेन बिहाइंड द आईज हो जाएंगे। पेन बिहाइंड द आईज, उसके लिए ना एक टर्म यूज किया जाता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। तो ये एक सिम्टम है, यहां पे दे रहा है कि नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग और देख लेते हैं। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डेंगू। एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, तो येलो फीवर ना एक कंटेजियस वायरल डिजीज है, कंटेजियस वायरल डिजीज। इसमें क्या होगा, जब अगर आप इससे इन्फेक्टेड होगे तो आपको फीवर्स आएगी, चिल्स, ठंड लगेगी, एपेटाइट लॉस हो जाएगा, टेस्ट पता नहीं चलेगा, नॉजिया होगा, मसल्स पेन होगा, बैक एंड हेडेक होगा, ठीक है। ये जो डिजीज है वो आपको येलो फीवर वायरस की वजह से होता है और इसको स्प्रे किया जाता है। एक फीमेल मॉस्किटो होती है एडिस एजिप्टी, ठीक है, एडिस, ये इसको कैरी करती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। तो ये किसके द्वारा स्प्रे किया था, तो एक मॉस्किटो है, तो यहां ना हो जाएगा आंसर। चलिए अब बात करते हैं एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स के बारे में। तो एड्स ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, बिल्कुल हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बिल्कुल हो सकता है। मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट से नहीं, इससे पॉसिबल नहीं देखा गया है। अक्रॉस द प्लासेंटा, देखो ये भी होता है, जब से बेबी है ना, बेबी को भी HIV हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल, क्योंकि मॉम के प्लासेंटा में है वो, मतलब फेलोपियन ट्यूब से अटैच्ड है प्लासेंटा के थ्रू, तो उससे भी ये फैलता है। तो 1 2 4 करेक्ट है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। HIV जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है छींकने से, कफ से, किस से और मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। HIV ट्रांसमिट होगा आपको जब भी आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आओगे ब्लड से, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड से भी आ जाओगे तो मेंस्ट्रुअल ब्लड भी अगर टच हो जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है। सीमेन से कांटेक्ट में आ जाओगे तब हो जाएगा। वेजाइनल सिक्रेशंस होते हैं उससे भी हो जाएगा। इवन ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है। मतलब आप सोच लो, अगर एक कोई फीमेल है वो अगर इन्फेक्टेड है HIV वायरस से, तो सी के नॉट फीड इवन हर बेबी, ठीक है। कितना पेनफुल होगा ये, है ना। चलिए चलिए, तो समझ में आया, तो 1 2 and 4 हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब कैसे एक्टिविटीज होते हैं जो HIV ट्रांसमिशन को बढ़ावा देते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट ब्लड कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग इंजेक्शन, ड्रग निडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, एक्सीडेंट इन हेल्थ केयर सेटिंग्स और सर्टेन ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसमिशन, ठीक है। मदर टू बेबी, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ भी जा सकता है या उनके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट कंडीशन ऑफ द सिक ह्यूमन बॉडी। स्वॉलन लिम्फ नोड स्वेलन है, स्वेटिंग, नाइट में स्वेटिंग बहुत होता है, मेमोरी लॉस हो जा रहा है और वेट का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि ये सिम्टम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर ऑफ एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे सिम्टम्स जो है एड्स को कैरेक्टराइज करते हैं। अगर किसी को एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, तो वो एक सिंड्रोम जिसमें वायरस, जिसको हम कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो डिस्ट्रॉय करती है डिजीज रेजिस्टेंस पावर को ह्यूमन बॉडी में।
तो डिजीज से लड़ती कौन है? वाइट ब्लड सेल, सोल्जर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है उसमें रैपिड वेट लॉस होगा, एक्सट्रीम अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस होगा, और रिकरिंग फीवर्स होगा, अभी है फिर चला गया फिर आ गया फिर चला गया फिर आ गया, ठीक है, और नाइट स्वेट्स होगा, रात में पूरा पसीना ज़्यादा आएगा, लिम्फ ग्लैंड्स जैसे आर्मपिट हो गया उसमें, या फिर ग्रोइंग एरिया में या नेक में आपको हमेशा वहाँ पे ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, डायरिया जो कि पूरा पूरा वीक चलते रहेगा, न्यूमोनिया हो सकता है, रेड ब्राउन पिंक और पर्पलिश ब्लॉचेस दिख सकते हैं आपको स्किन पे, या फिर माउथ के इनसाइड में भी कुछ आपको पेटल्स टाइप के कलरफुल वो दिखेगा, ठीक है, ब्लॉचेस दिखेगा, ठीक है, आईलिड्स पे भी ब्लॉचेस दिख सकते हैं, मेमोरी लॉस होता है, डिप्रेशन हो जाता है, और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। BCG वैक्सीन इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? वेरी सिंपल, ट्यूबरोक्लोसिस। BCG कहते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसको यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ TB। इट शुड प्रोक्यूलेट जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी टू प्रिवेंट TB, ठीक है ना, बेबी बर्थ हुआ उसके बाद उसको दे देना चाहिए BCG, ठीक है। चलिए 41, एयर के थ्रू क्या फैलेगा, वाटर के थ्रू क्या फैलेगा, वाटर बोर्न डिजीज कौन सा है, कॉन्टैक्ट से कौन फैलेगा, वाउंड से कौन फैलेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एयर से फैलता है TB, कहीं पे TB अस्पताल है वहाँ मास्क जरूर आगे जाइए, विदाउट मास्क वो आप तक एयर बॉर्न डिजीज से फैल सकता है। वाटर से पता होगा कॉलरा, डिसेंट्री ये सब फैलता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट से बात कर लेते हैं, सिप्लिस सेक्सुअल डिजीज है वो फैलता है, वाउंड से टेटनस फैल जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, आंसर बी। क्लियर है? कह रहा है प्लेग, फाइलेरिया, बेरीबेरी, टाइफाइड, ये किस तरीके से किसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आसान है, बेरीबेरी सबको पता होगा, विटामिन B के डिफिशियंसी से हो जाता है, तो C का 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। C का 4 हमारा एक ही ऑप्शन में है, एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब प्लेग की बात कर लेते हैं। ये आपको फ्ली बाइट से होता है, प्लेग फ्ली बाइट से होता है, ठीक है, दूसरा हो गया। फाइलेरिया की बात कर लेते हैं, ये मॉस्क्यूटो की वजह से होता है, ठीक है। टाइफाइड जो होता है वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। तो हमारा आंसर हो गया 2, 3, 4, 1, आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? वेरी इजी क्वेश्चन। तो कॉलरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। कॉलरा एक एक्यूट डायरियल इलनेस है जो कि इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन में विद बैक्टीरियम, विच बैक्टीरियम इज देयर? विब्रियो कॉलराई। कोई भी इंसान जिसको कॉलरा हो गया, पानी से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है, कॉलरा बैक्टीरियम उसके बॉडी में एंटर करेगा, और ये जो डिजीज होगा वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है एरियाज में जहाँ पे इनएडेक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड पुअर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, ठीक है। ग्राउंड वाटर में अगर मिक्सिंग हो रहा है किसी गंदगी का तो भी ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। टाइफाइड एंड कॉलरा आपको पता ही होगा। देखो कभी भी ना अपने आसपास, मान लो आपका यहाँ पे घर है ना, तो यहाँ पे जैसे मान लो एक पानी भर रखा है, गंदगी जहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे हैं, इंडिया में तो आदत है, और वहाँ पानी भर रखा है। ये ना पानी, आप ये मत सोचो कि मेरे घर से दूर है, ये ग्राउंड वाटर ना अटैच्ड होता है, ग्राउंड वाटर का कोई दूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक डिजीज किसे कहते हैं? देखो जूनोटिक्स डिजीज एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि होता है पैथोजन से। कैसे? पैथोजेंस एक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जैसे बैक्टीरियम, वायरस, पैरासाइट, या फिर आप उसको प्रायोन कह लीजिए, ठीक है। यह जो जूनोटिक्स होता है, जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। तो जो एनिमल्स से जम करके फैलता है यूजुअली वर्टिब्रेट से फैलेगा और फैल के आएगा ह्यूमंस में, जैसे रेबीज, प्लेग, सार्स। सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सब जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें म्यूकोर-मिकोसिस की, तो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है। म्यूकोर-मिकोसिस जो है इसको हम लोग जिगोमाइकोसिस भी कहते थे पहले। यह एक सीरियस इलनेस है बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है, ये है फंगल, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कोड गिवन बिलो। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, कोलेरा इज द डिजीज काउज ऑफ बैक्टीरिया, ये तो रॉन्ग हो गया। कोलेरा
बैक्टीरिया से फैलता है कि नहीं ये देखेंगे, पहले ये जान लो ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। फीमर जो है वो जो लॉन्गेस्ट, फीमर जो है लॉन्गेस्ट बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। विवरियो कॉलरी जो है वो बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है। एथलीट फुट जो है ना वो आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि कॉज होता है किसके द्वारा? एथलीट फुट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय नंबर ऑफ डिफरेंट फंगाई, इंक्लूडिंग एक होता है आपको इपिनोडर्मोफाइटाइन और माइक्रोस्फोरम। तो ये फंगस डिजीज है, फंगल हाथी पाँव, ठीक है ना। चलिए, तो ये रॉन्ग है, फर्स्ट एंड टू करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का आज का टेस्ट नंबर 11। थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, आप लोग टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। करो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ, है ना। चलिए, तो ये हमारा आज का टेस्ट हुआ। आई होप कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखोगे, क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चंस ही इसमें एक्सट्रैक्ट किए हैं जो आपको सीखने में वो काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। थैंक यू।